अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर MEP सुप्रीमो डॉक्टर नोहरा शेख ने बेंगलोर के लीला पैलेस होटल में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें MEP के स्टार प्रचारक सुनील शेट्टी, अरबाज खान, सोहेल खान एवं सोनू सूद शामिल हुए। आइए आपको सीधे ले चलते हैं MEP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के आखिर इलेक्शन के करीब दिनों का जो इलेक्शन की आखिरी था और हमारे रैलीज थे, और हमारे रैलीज में जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए जो सपोर्टर्स थे और जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे कैंडिडेट, सब ने जो सपोर्ट किया और मीडिया ने भी जो सपोर्ट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और महिला एम्पावरमेंट पार्टी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए और देश के लोग जो इनजस्टिस होते हैं उनको जस्टिस दिलाने के लिए ये पार्टी नेशनल पार्टी बनाकर कायम की गई है। और ये पार्टी कर्नाटका के 224 असेंबली पर कंटेस्ट करने जा रही है। तो कुछ दिनों से हमारे रैली स्टार्ट हुए और हमारी कैंपिंग स्टार्ट हुई, उसमें हमें लोगों का बहुत ही सपोर्ट मिला और हमारे कैंडिडेट का भी बहुत सपोर्ट मिला और कैंडिडेट भी बहुत अच्छे तरीके से रैलीज की जो जिम्मेदारी थी वो सब निभाए। तो उन रैलियों में कुछ बातें हैं जो हमने उस रैली के दौरान पर गौर किया और देखे और फिक्र किए। कुछ प्लेसेस ऐसे पूर्ण प्लेसेस थे जहां पर मैंने जो फाइंड किया कर्नाटका के लिए, जो मैंने देखा कि उस जगह पर उन लोगों को रहने के लिए सही से छत तक नहीं थे। मैंने सोचा था कैंपिंग को निकलने से पहले कि कैंपिंग है, इलेक्शन के लिए है, हम वोट के लिए बोलने के लिए जा रहे हैं, मगर वो देखने के बाद मेरे दिल में बहुत ही अफसोस हुआ कि हम लोग या बड़े लोग या नेता लोग जो अच्छी अच्छी जगहों में रहते हैं, कुछ जगहें मैंने ऐसे देखा कि जहां पर सिर्फ कचरा ही कचरा पड़ा हुआ था और रैली कुछ देर गुजर रही थी तो उनकी जो बदबू थी उसको हम 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो लोग वहां जी रहे हैं, वहां खा रहे हैं, वहां रह रहे हैं और उनके बच्चे हैं, उनके मासूम बच्चे हैं, उनके हेल्थ का क्या होगा, ये मुझे बहुत ही फिक्र हुई। और मैं वो रैली में जो लोग मेरे सपोर्टर थे उन सबको मैं ये उम्मीद दिलाना चाहूंगी, MEP को वो सपोर्ट करेंगे, MEP के लिए वो वोट देंगे और MEP रूलिंग में आएगी इंशाअल्लाह। मैं वो झोपड़पट्टियां, वो कचरे और वो गंदगियां, वो नाले जिनके ऊपर टाप भी नहीं है, तो वो सब के सब जो है मैं 1 साल से लेकर 2 साल के अंदर कंप्लीटली ये खूबसूरत कर्नाटका बनाकर मैं जरूर से बताऊंगी। और मैं रैली में जो है यही फैसला लेकर आई हूँ और बड़ी तकलीफ भी हुई। और दूसरी बात कि कई स्ट्रीट में जब हम निकल रहे थे तो वहां पर कोई भी सरकार की तरफ से एक बत्ती, एक लाइट भी नहीं थी, इतना अंधेरा वहां पर था। और जो लाइट दिख रही थी वो घरों में का जो उजाला था वो आ रहा था, या शादी में जो लाइट लगाई थी वही लाइट आ रही थी, मगर सरकार की तरफ से वहां पर कोई भी रास्तों में बिजली का इंतजाम नहीं है। ये भी देखकर बहुत फिक्र हुई कि अंधेरों में लोग किस तरह से चलते होंगे, किस तरह से होंगे। और खासकर से कर्नाटका में ये जो बिजली का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के लिए भी हम सोलर सिस्टम को जनरेट करके यहाँ पर जो बिजली का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को भी हम 1 साल के अंदर जो है वो प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। कई लोग हमारे कैंडिडेट भी सर्वे किए और लोगों से इंटरव्यू लिए। आज मेरे पास 2-3 वीडियोस आए जिसमें बूढ़े लोग बैठकर जो है अपने कपड़े से इस तरह से वो हवा के लिए जो है ये कर रहे हैं। उनके पास भी जो है बिजली वो बता रहे हैं कि 3-3 दिन जो है
उनके पास बिजली नहीं आती है, कभी 5 दिन उनके पास बिजली नहीं आती है, कभी 10 दिन तक उनके पास बिजली नहीं आती है। तो सर्वे रिपोर्ट में जो है कर्नाटका के ये सब बातें जो है बाहर आ रहे हैं। और मुझे आज और भी अलग से 4 वीडियोस मेरे पास आए, जब हॉस्पिटल में 108 में लोगों को जो है लेकर जाते हैं बीमारों को, जब बीमार को लेके हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पर उनको लेटाने के लिए बेड नहीं होता है। अब जैसे उनको बेड भी अगर मिल जाता है तो उनको अच्छी मेडिसिन नहीं होती है वहां पर लोगों को। और वो कुछ गरीब औरतें आए थे, वो कहते हैं कि आप जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते भी हैं तो मगर जब जाते ही अंदर तो हमारे लिए इतनी बड़ी बिल लिख कर दी जाती है कि ये इंजेक्शन बाहर से खरीद के ला लो, यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये दवाई बाहर से खरीद के ला लो, ये यहाँ पर नहीं मिलेगी, अभी डॉक्टर फिलहाल नहीं है, नर्स ही तुम्हें ट्रीटमेंट करेगी। तो मैं कहती हूँ कि क्यों हमारा सिस्टम इतना कमजोर क्यों है, हमारे सिस्टम में गरीबों के लिए इंसाफ क्यों नहीं है, हमारे सिस्टम में क्यों ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। कुछ औरतें मेरे पास आए, वीडियोस लाकर मुझे बता रहे थे, वो कहते हैं जब औरतों को डिलीवरी होती है तो उनको एक वार्ड में 100-200 औरतों को एक दूसरे के बाजू में इस तरह से लिटा देते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बच्चे मिक्स हो जाते हैं, उनको उठाने में भी जो है तकलीफ होती है। तो हमें चाहिए कि ऐसे सारे सिस्टम्स को जो है चेंज करें। अगर एमईपी रूलिंग में आएगी और एमईपी को आप लोग सब सपोर्ट करेंगे, ये सर्वे में जो चीजें रैली में हमको मिले हैं, ये चीजें जो हमने देखा है, इसको इंप्लीमेंट में लाते हुए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये हॉस्पिटल कायम करेंगे कि बड़ी हॉस्पिटल विलेज लेवल में और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में छोटे हॉस्पिटल कायम करके ये जो तकलीफ है उसको हम जरूर से दूर कर सकते हैं। और हमारे सर्वे में स्कूल्स का जो रिपोर्ट आया और यहाँ के जो स्कूल्स हैं उसमें बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है और कर्नाटका के 70% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं वो लोग मालदार लोग होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वो अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं। और फिर भी जो अर्बन डेवलपमेंट में जो स्कूल होते हैं वो स्कूल बड़े खूबसूरत थोड़ा अच्छे होते हैं, वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स भी अच्छे होते हैं। अब हम अर्बन को छोड़कर थोड़ा रूरल में चले जाएंगे, थोड़ा और ज्यादा दूर चले जाएंगे तो वहां पर बच्चों की पढ़ाई की तरफ बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल से बिल्कुल वहां पर नहीं हो रही है। हमारे पास एक सर्वे रिपोर्ट है, हमारे पास वो चीजें हैं कि 20-20 साल से गवर्नमेंट स्कूल में एक लाइट नहीं लगाई गई है और ना वहां पर बच्चों को बाथरूम हो रहा है। अगर वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए सीट्स होते हैं, ना वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए सही से टीचर्स होते हैं। ये बीपी का काम है और उसका ड्रीम है कि अगर एमईपी रूलिंग में आ जाए, एमईपी हुकूमत में आ जाए तो एमईपी टोटल कर्नाटका के स्कूल्स को यूनिफॉर्मिटी में लाएगी और यूनिफॉर्मिटी में लाकर ऐसा लगेगा कि अर्बन की भी स्कूल एक ही तरह की हो और रूरल की भी स्कूल एक ही तरह की हो, उसके लाइट्स क्यों ना हो, उसके फैन क्यों ना हो, उसके जो भी सहूलतें क्यों ना हो, सब जगह के लिए एक ही सहूलत, एक ही तरह के टीचर्स। और मैं चाह रही हूँ कि सेंट्रल एजुकेशन बना दें कि एक जगह पर बैठकर सारे बच्चों को मॉनिटर सिस्टम रख के और उनको एक जगह से क्लासेस देंगे टीचर, तो पूरा कर्नाटका के बच्चे वो क्लासेस को पढ़ सके। तो उसमें क्या होता है, आसानी भी हो जाती है और टीचर्स के लिए भी आसानी हो जाती है पढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी आकर बहुत ये सब काम इजी हो गई। मैंने प्राइवेट से भी ऐसे कुछ स्कूल्स को डेवलप किया है। अगर टीचर लंदन में भी बैठी है, कहीं पर सफर में भी गई है, तो ऑनलाइन के थ्रू आकर वो बच्चों को जो है बस के तौर पे क्लास दे सकती है। अगर हम ऐसा सिस्टम लेके आ जाएंगे, सेंट्रलाइज स्कूल बना देंगे, तो फिर मेरे ख्याल से जो है प्राइवेट में पढ़ने वाले भी ख्वाहिश करेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में चले जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की सहूलियत जो है इस तरह से है। तो ये सब तकालीफ को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है कि हर बच्चे को, हर लड़की को, हर लड़के को एलकेजी से लेकर पीजी तक उनको सरकार की तरफ से फ्री एजुकेशन देना है, क्योंकि कई माँ बाप उनको किताबें नहीं दिला सकते, कई माँ बाप उनके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारे यूथ, आज हमारे बहुत सारे लोग जो है जॉबलेस हैं, बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं। जब कईयों ने पूछा गया तो उनकी कोई सैलरी 3000 की होती है, एक वुमेन की सैलरी 3000 की होती है, मगर उसको 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50
किलोमीटर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। उसके लिए बहुत तकलीफ होती है। उसके जो 3000 होते हैं उसमें से 1000-2000 उसके बस के टिकट को ही हो जाते हैं। ये तकलीफ को देखकर मुझे बहुत ही तकलीफ हुई। मैं चाहती हूँ अगर एमईपी रूलिंग में आ जाएगी, अगर एमईपी की सरकार आएगी, तो मैं चाहती हूँ कि वो सारे औरतों के लिए छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देके, जो औरतें पढ़ी लिखी हैं उनको कंप्यूटर के जॉब देकर, जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं है उनको एम्ब्रॉयडरी वर्क के, क्लॉथ वर्क के या हाउस में जो बहुत सारे ऐसे काम ही उनको वर्क देकर सरकार की तरफ से उनको सैलरीज दी जाए। जो इनकम आएगा वो सरकार के लिए भी जनरेट होगा। और ऐसे ही हमारे कई यूथ जो है तालीम को हासिल किए ही, पढ़ाई पढ़े ही, जॉब के लिए हर तरफ फाइल पकड़ के घूमते रहते ही उनको जॉब नहीं मिलती है। यहाँ तक के बहुत सारे लोग इंटरव्यूज में ये कहते हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे वाले स्टाफ जो है 10,000 की सैलरी पे भी वो कमिट हो जाते हैं क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलती है। तो एमईपी ने ये प्लान किया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, विलेज वाइज जो है डेटा सेंटर कायम करके उनको इंडिया का भी काम मिलेगा, बल्कि इंटरनेट में तो आज पूरे वर्ल्ड का काम मिल जाता है। तो उसमें हम सरकार की तरफ से उनको सैलरी देंगे। अगर हमारे यूथ को, अगर हमारे जॉबलेस लोगों को 20,000 अगर हम सैलरी देंगे तो 1 लाख सरकार को कमा कर दे सकते हैं। ऐसे भी सोल्यूशन जो है एमईपी निकालने की पूरी कोशिश की है। इसको निकाल कर जो है हम ये जॉबलेस को भी जो है खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जॉबलेस हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्राइम का सबब बन जाता है। जब इंसान के पास जॉब नहीं होता है वो बैठकर सोचने लगता है कि क्या करूं, किसको गाली दूं, किसको मारूं, किसको क्या बोलूं। और कुछ लोग तो और गलत गलत कामों में भी मसरूफ हो जाते हैं। और जॉबलेस होने की वजह से जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो उनके घरों में लड़ाई झगड़े भी स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें होते हैं जो जॉबलेस की वजह से होते हैं। तो एमईपी अगर रूलिंग में आएगी तो वो जॉबलेस को जो है टोटल खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि अब तक भारत में बहुत सारे सरकारें आते गए और मैनिफेस्टो को लॉन्च करते गए, मगर जब मैनिफेस्टो 5 इयर्स कंप्लीट होते हैं तो मैनिफेस्टो में 4 लाइन भी वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। मैनिफेस्टो में तो हर कोई लिखता है, हर कोई बोलते हैं मैं ये करूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं फलाना करूंगा, और मैनिफेस्टो की बुक बहुत बड़ी बड़ी भी होती है। जब इम्प्लीमेंट में आप उठाएंगे, आप टिक करके देखेंगे तो इम्प्लीमेंट में एक जगह भी जो है वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो जो स्कूल के बजट करोड़ों करोड़ों लाखों के करोड़ों बता रहे हैं तो वो बजट कहाँ गए? क्यों स्कूल्स में लाइट नहीं लगी है? क्यों स्कूल्स में बाथरूम नहीं बनाए गए? क्यों स्कूल्स के अंदर जो है बच्चों के लिए फैन नहीं है? क्यों स्कूल्स में टीचर नहीं है? क्यों बच्चों को सही पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा रही है? बच्चे क्यों 12 साल के 13 साल की उम्र में लेबर क्यों बनते जा रहे हैं? और बच्चों को माए क्या करेंगे? पढ़ाने के लिए उनको रास्ता नहीं है और उनके लिए पढ़ाने के पास पैसे भी नहीं है। तो बच्चों को 10 साल की उम्र से उनको कहते हैं कि बेटा जाओ कुछ कूली का काम कर लो, कुछ मजदूरी कर लो, तो बच्चे बच्चियां लेबर बनते चले जाते हैं। तो एमईपी को अगर रूलिंग में लाएंगे तो भारत के और कर्नाटका के एक एक बच्चे को लेबर बनने से हिफाजत करेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे कि वो लेबर ना बने, तो उनके लिए, उनके बड़ों के लिए जो है खासकर से सहूलत है। और एमईपी देश के, कर्नाटका के इन तकालीफ पे फाइट करेगी। एमईपी ये जो इनजस्टिस जो लोग हुए हैं उनके लिए काम करेगी। मैंने अपने कैंडिडेट से भी कहा है, अपने कार्यकर्ता से भी कहा है, और मैं सबसे भी यही कहूंगी कि एमईपी खास कर से इनजस्टिस के खिलाफ लड़ेगी और जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए लड़ेगी। वो लड़ेगी भी तो विद प्रूफ लड़ेगी और लड़ेगी भी तो विद जुडिशरी के साथ जाकर करेगी। और जो भी काम करेगी, कोई भी जो है इलीगल वार्स करने से सब कुछ भी जो है एमईपी हिफाजत से रहेगी। और देश को एमईपी का दूसरा ख्वाब है कि जो भारत का संविधान है वो कई लोगों को पता नहीं है, इसीलिए वो अपने राइट्स खो जाते हैं। तो एमईपी का ख्वाब है कि भारत के संविधान को हर भारतीय स्टडी करे और स्टडी कर जो है देखे कि उसके कितने अच्छे राइट्स भारत के अंदर है, चाहे वो किसी भी रिलीजियस से हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। आज पॉलिटिकल लेवल में दबाया जाता है। क्या बोलकर दबाया जाता है? तुम 2% हो तो देश में तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम 3% हो तो देश में तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम 14% हो, तुम 15% हो, हम 80% हैं, वो 60% हैं। ये बात को भी हमको मिटाना है। चाहे 2%
जो 80% थी उनको जो राइट्स मिलेंगे वो 1% वालों को भी मिलेंगे, जो 40% थी उनको जो राइट्स मिलेंगे वो 2% वालों को भी मिलेंगे। ये चीज जो है हमको भारतीयों को, और जो लोग हैं, जो लोग इस चीज को पहचानते नहीं, वो डर जाते हैं कि सही बात है हम लोग इतने कम लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, अगर हम सब खड़े हो जाएंगे इंसाफ के लिए तो काफी चेंजेस जो है हम आते हैं। एमईपी का कदम सिर्फ कर्नाटक के हद तक के लिए नहीं है, बल्कि सेंट्रल तक जाकर 2019 में 545 सीट्स लोकसभा के कंटेस्ट करके और भारत के अंदर एक सरकार को लाके और भारत के अंदर जो तकलीफें हो रही हैं पब्लिक को, जो परेशानियां हो रही हैं पब्लिक को, उसको दूर करना जो है एमईपी का ख्वाब है, एमईपी का ड्रीम है। आज हमारे सिस्टम को चेंज करने की बहुत जरूरत है। हमारे सिस्टम में काफी कमजोरियां हैं, हमारे सिस्टम को जो है चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। जैसे कि अचानक जीएसटी का लागू हो जाने से कई लोग बेरोजगार हो गए, कई लोगों की कंपनी से हो गए और बिजनेस आज भारत में काफी बंद हो गया। और इनकम टैक्स की भी वजह से, क्योंकि अभी मैं स्टेट लेवल पे कर रही हूँ तो ये मैनिफेस्टो में नहीं ला सकती, जब लोकसभा लेवल पे जाएंगे तो मेरा ख्वाब है कि हम जीएसटी को भारत से रिमूव करें और इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो 10% तक कर दें, और वो भी सिर्फ टर्नओवर पे इनकम टैक्स होगा और हरासमेंट नहीं होगा। और ये नहीं होगा कि ये करो वो करो, उसके लिए ऐसा करो, एक जगह पे करते ही तो फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह पे करते ही तो फिर चौथी जगह, ऐसा सब कुछ ना हो। तो भारत के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही बड़ी आसानी भी हो जाएगी। और कई चेंजेस ही जो हमारे सिस्टम को चेंजेस में लाना है, तो हमारे भारत को अगर खूबसूरत बनाना है तो हम सब मिलकर एक ताकत से लड़ेंगे, काम करेंगे तो जरूर एक दिन आ जाएगा कि जब कोई हिंदू मुसलमान को देखता है तो मोहब्बत से हाथ मिलाएगा, मुस्कुराएगा, सीने को लगाएगा। क्रिश्चियन मिलता है वो खुशी से रहेगा, सिख मिलता है वो खुशी से रहेगा। क्यों? जब उनको मालूम हो जाए कि हमारे सबके राइट्स इक्वल है। अगर कोई बड़ा तबका है वो छोटे लोगों पे जुल्म नहीं कर सकता। ये छोटे लोग हैं, कम है, ये माइनॉरिटीज हैं, हम मेजॉरिटीज हैं करके बोल के ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो माइनॉरिटी भी है उसको भी वही हक है, जो मेजॉरिटी भी है उसको भी वही हक है। कई जगह पर लोग मेजॉरिटी में भी इनजस्टिस हो जाते हैं, कई जगह पर लोग माइनॉरिटी में भी जुल्म करते हैं। तो इसलिए हम क्या है, जस्टिस के लिए काम करेंगे, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। आज हमारा जो है यही मुद्दा है और बहुत ही कर्नाटका के सपोर्टर्स को देखकर बहुत ही खुशी हुई। और खासकर से जो हमारे ऊपर हमारी एक रैली में जो सरोगिया नगर में एक अटैक हुआ था उस पर मैं आज भी कंडेम करना चाहती हूँ कि जिस हुकूमत में, जिस जगह पर जब एक औरत जस्टिस के लिए माइक लेके निकली है और जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए बात करती है, ना किसी को गाली दे रही है, ना किसी को बुरा बोल रही है, और उसको ये मुद्दा बना देना कि तू ये एजेंट है, तू वो एजेंट है करके वहां पर अटैक करना, ये तो शर्मी की बात है। और ये औरतों को कमजोर करने के लिए किया गया था। मगर हम जब हिम्मत रखते हैं तो ऐसे चीजों से हमें बिल्कुल डर नहीं होगा। और मैं उस वक्त जिनको भी मार लगे उस रैली में, जिन्होंने भी मुझे बचाने के लिए आकर बीच में मार खाए, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और मैं खासकर से हमारे मीडिया के भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनके कैमरे खींचे गए, उनको मारा गया, उनको सताया गया, वहां पर वो भी मीडिया के सामने, तो पूरा वर्ल्ड लाइव में देख रहा था। तो मुझे तकरीबन लाखों के मैसेज आए, ये कैसी सरकार हो सकती है जिसमें औरतों के ऊपर पत्थर बरसाए जाए, और कैसे औरतों की सेफ्टी ही नहीं, किस तरह से हो सकता है इस तरह से। तो मैं बस इस बात को ये करती हुई मैं इस बात को खत्म करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके सपोर्ट से और आप सबके इससे एक अच्छी हुकूमत आ जाएगी। तो मैं जरूर कहने से ज्यादा ये मैं करके आपको बताऊंगी।